विजिबल है स्क्रीन पे प्रॉपर? तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास सेक्शन को मैं जनरली एलएम में कह देता हूँ। लॉ ऑफ मास सेक्शन बड़ी आसान सी भाषा है, बड़ी आसान सी बात है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या मतलब? स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to product of concentration। कंसंट्रेशन को काफ़ी सारे बुक्स वाले एक्टिव मास भी कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactants where each concentration term is raised to the power equal to its stoichiometric कोफिशिएंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो लिख लिया। अब मान लेते हैं ये रिएक्शन है और ये बैलेंस है। तो रिएक्टेंट्स का क्या नाम है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। बोलो, बता रहा हूँ सर, अभी घबराओ मत। जो मैं पूछ रहा हूँ उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपसे पूछा था मैंने क्वेश्चन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है? तो फिर ये स्मॉल ए कौन है? उस बैलेंस इक्वेशन में कैपिटल ए नाम के रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैपिटल बी कौन है? कैपिटल बी नाम के रिएक्टेंट का बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट से नहीं है, ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन से है यहाँ पे। तो रिएक्टेंट कौन है? एक तो कैपिटल है और एक तो कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन पर कोई एक्टिव मास कह रहे हैं। कंसंट्रेशन कौन सी है यहाँ? मोलर मास वाली। हाँ, मोलर मास गलत बोल गया हूँ, बट मोलारिटी वाली। तो एक्टिव मास से मतलब क्या है इसका? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब से बहुत सारी थी, तो कौन सी वाली? मोलारिटी मोस्ट वाली। तो देखना ये लिखा है कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दी? वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म, जहाँ हर कंसंट्रेशन टर्म की कुछ पावर बनानी है। कितनी पावर बनानी है? जो उसका कोफिशिएंट है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? ए, और बी का कोफिशिएंट क्या है? बी। मान लो आपको जी हमें नहीं समझ आया, आप क्या पता नहीं खिटपिट से कर रहे हो। तो मान लेते हैं सपोज ये रिएक्शन होती, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होता? रेट इज इक्वल टू के n⁻⁴ और इंटू h⁻3। अब तो समझ आ गया होगा शायद। के क्यों लगा दिया आपने वो भी समझा रहा हूँ, फिलहाल आप प्रोपोर्शनल लगा रहे हो, सही है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को इक्वल में जरूर बदलना पड़ता है, बेचारों को मजबूरी है। तो वो यहाँ पे क्या लगाते हैं? ये स्मॉल के क्या लगाते हैं? और स्मॉल के को क्या कहते हैं? स्मॉल के कांस्टेंट तो है ही, इसे कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या नाम है के का? या फिर रेट कांस्टेंट। ठीक है, कुछ मुश्किल हो तो बताओ। लॉ है इसमें, आपको और मुझे कुछ नहीं करना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं, और एफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² होती है। लॉ है ना, या कुछ और?
पूछा था उनसे क्यों है भाई, नहीं पूछा था ना। अनन्या मोहन जी, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हुए हो, आपसे पूछते हुए बात सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों पूछा, पूछ लिया अच्छी बात है। हमने तो फर्स्ट चैप्टर में से पूरा एक लंबी चौड़ा न्यूमेरिकल सीख रहे थे, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, याद आया। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या था, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स होते थे उन्हें हम क्या कहते थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। याद आ गया सर। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कौन होते हैं, किसी भी बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री का मतलब रेशियो से ही होता है। अगला लॉ ऑफ, लेकिन पूछते चला करो, मन में मत रखा करो कोई बात कि जी सर कहेंगे पहले नहीं पूछा हुआ, पहले पढ़ाया हुआ, फिर क्यों पूछ रहे हो। कुछ नहीं, जो बात नहीं आ रही उसे पूछ डालो बस। अगला हेडिंग क्या, कुछ भी नहीं है, बुद्धू बना रहा है बहुत तबीयत के साथ। कह रहा है ये एक बैलेंस इक्वेशन है और उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू LM में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KF। तो हमने पूछा कोई KF कौन है कि जी वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। और यहाँ क्या होगा, और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है इसकी कि बहुत सारे होशियार बच्चे ना यहाँ प्लस लगा के आते हैं कि जी यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस लगा है। जिन्होंने सिर्फ सुना होता है ज़िंदगी में बस एक बार, घर में कोई काम करके नहीं देखा, घर में कुछ लिख के नहीं देखा, वो यहाँ प्लस लगा के आते हैं बेचारे। फिर कोई पूछे बैकवर्ड रिएक्शन भी तो हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, KB वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है और उनके कोफिशिएंट कौन है, इसका C है, इसका D है। बहुत ही मुश्किल बात है नहीं। और ये हम 2 दिन से रोज गाना गा रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, होता है या नहीं। तो इसका मतलब KF A की पावर A B की पावर B इज इक्वल टू KB C की पावर C D की पावर D, या नहीं। अब उनकी मर्जी थी, उन्होंने एक बेईमानी की कि KF अपॉन KB बनाया, और वो क्या था, C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A B की पावर B। उल्टा भी तो बना सकते थे, KB अपॉन KF, और फिर क्या होता है ये ऊपर होता, और ये, और इसको उसने नाम दे दिया कैपिटल K। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, और इस कैपिटल K को क्या नाम दिया, क्या नाम दिया कैपिटल K को, समझ गए क्या। उन्होंने कईयों ने इसे KC भी बोल दिया क्योंकि कंसंट्रेशन है। अब तो पुरानी बात हो गई, कॉमन हो गया। IIT वाले ने क्वेश्चन जो बनाया, सारी बुक में न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर, IIT वाले ने न्यूमेरिकल दे दिया इसके ऊपर, उसने KF और KB की वैल्यू दे दी और पूछ लिया बताओ कैपिटल K क्या होगा। तो ध्यान रखना था KF अपॉन KB लिखना था, समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ये कह रहा हूँ कि सारी बुक में दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स आप करोगे इस फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन क्योंकि IIT वाला है, उसने क्या किया, न्यूमेरिकल किस पे पूछ लिया, उसने बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज दिस, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये किसी को ध्यान नहीं आया क्योंकि सबको तो याद था, हो गया। अब ये ABCD, कैपिटल ABCD अगर गैसियस हो जाए, तो इफ गैसियस, तो K का नाम
के सी से के पी हो जाता है, और यहाँ पी सी कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पी डी कौन, बोलो आया क्या? मान लो ए तो गैस हो, ए गैस हो, सी गैस हो, डी गैस हो, बी गैस ना हो, तो इस एक्सप्रेशन में से पी पी वाली टर्म गायब हो जाएगी के पी के केस में। तो के पी कौन है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। के सी कौन है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। बोलो। तो क्या के पी और के सी की वैल्यू सेम होती होगी? बोलो। क्या किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी वही कंसंट्रेशन होती है? भाई पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है नहीं गैस के लिए? एक सेकेंड होल्ड करो। हेलो, ये पी वी इक्वल टू एन आर टी गैस के लिए इक्वेशन होती है, जिसमें पी कौन होता है? गैस का प्रेशर, एन कौन होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वी कौन होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो P अपॉन आर टी इज इक्वल टू एन अपॉन वी हो जाएगा। तो एन अपॉन वी क्या मोल्स अपॉन वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन नहीं हुई? तो ये जो कंसंट्रेशन है ये प्रेशर के बराबर थोड़ी है। तो इसका मतलब कि ये सी की वैल्यू और ये पी की वैल्यू सेम नहीं है, और जब ये सेम नहीं है तो के पी और के सी की वैल्यू भी मोस्ट प्रोबेबली तो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो उस पे आते हैं अभी रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी में। ये बात बताओ कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो तो बताया नहीं कौन है, बस इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में सुना दो, वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। कैसे सुनाओ इंग्लिश में? द प्रोडक्ट ऑफ, एक सेकेंड जी, हेलो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोले? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट से मतलब है मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ या नहीं? डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स where each concentration term is raised to the power equal to its is called दोबारा सुनाओ शॉर्ट करके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स where each concentration term is raised to the power equal to its is called, बोलो आ गया नहीं आ गया? ठीक है, इसी स्टेटमेंट का नाम बोलो सर, लिखवाऊं या नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सबका सर? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। तो क्या करें रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी में? इसी में ये एक्सप्रेशन है, के पी और के सी में एक्सप्रेशन करना है, तो कैसे करें? हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सी नाम के प्रोडक्ट का, तो मोल्स सी के, पार्शियल प्रेशर भी सी का, हाँ या नहीं? भाई इस बंद कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ए का, बी का, सी का, डी का, सबका वॉल्यूम तो सेम ही होगा वेसल का, अगर ये सारी चीज़ें गैसियस हैं। तो जब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना होगा तो मैं मोल्स ऑफ सी रखूँगा,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकलेगा। जब मैं यहाँ मोल्स ऑफ डी रखूँगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी निकलेगा। मैंने आपको जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था तब भी हमने कहा था, मान लीजिए अंदर 3 मोल्स ए के उड़ रहे हैं और 2 मोल्स बी के उड़ रहे हैं, हो सकता। और इसमें इसका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है और इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 20 लीटर है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 3 इंटू आर इंटू टी अपॉन वॉल्यूम क्या 20 लीटर। जब बी के मोल्स पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ बी इंटू आर इंटू टी अपॉन टोटल वॉल्यूम 20। ऐसे क्वेश्चन तो किए थे हमने पीछे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो एन सी अपॉन वी को मैं क्या कह सकता हूँ? कंसनट्रेशन ऑफ सी, या नहीं? और ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी सी अपॉन आर टी के। तो सिमिलरली कंसनट्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन आर टी के। ए का क्या हो जाएगा? पी ए अपॉन आर टी। बी का क्या हो जाएगा? पी बी अपॉन आर टी, या नहीं? तो इस फर्स्ट में हम वैल्यूज अगर डालें, इन फर्स्ट के सी क्या कंसनट्रेशन ऑफ सी, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? पी सी अपॉन आर टी की पावर सी। डी में क्या आ जाएगा? पी डी अपॉन आर टी की पावर डी। ए में क्या आ जाएगा? पी ए अपॉन आर टी की पावर ए, और यहाँ पी बी अपॉन आर टी की पावर बी। यस और नो? मैंने इसमें सी की जगह सी की वैल्यू डाल दी, डी की जगह डी की। अब अगर मुझे थोड़ी सी भी मैथ्स आती है, क्या ये हुआ? बोलो। और साथ में क्या हुआ है यहाँ ध्यान देना, मैंने एक स्टेप बीच में डायरेक्ट मारा बस। बोलो ये माइनस है। ऊपर क्या आएगा? 1 अपॉन आर टी की पावर सी प्लस डी। नीचे क्या आएगा? 1 अपॉन आर टी की पावर प्लस बी। बोलो आया नहीं? ज़बरदस्ती यहाँ मत करना, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। बोलो भाई नहीं आया तो। सबको आ गया? तो सी प्लस डी, क्योंकि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर भी ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है, क्या सी प्लस स्मॉल डी, क्या स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं? और स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी गैसियस रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स हैं? तो ये हमने पिछले लेसन में सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन जी नहीं कहा था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। याद करो, क्वेश्चंस भी कर करके दिखाए थे छोटे छोटे से 2-3, जब डेल्टा एन जी नेगेटिव पॉजिटिव। याद आ गया? जिसको नहीं आ रहा सर वो प्लीज़ बोल दो, बाहर जाके बाद में अलग से गालियाँ दोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पूछो तो मैं बताऊँ, अब आप नहीं पूछ रहे तो मैं हर बात पिछली बार अपने आप से तो रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। आपको नहीं आ रहा बोलो सर मुझे नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो आप? देखो मैडम, इतना जोश दिलाना पड़ता है तब पूछते हो। ये गैस, ये रिएक्शन है क्या? ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। कोई पूछे डेल्टा एन जी कौन है इस रिएक्शन का, यानी चेंज इन गैसियस मोल्स कितने हैं? तो दो तो प्रोडक्ट्स माइनस ये 1 है और ये 3 है, 1 प्लस 3 क्या है? ये -2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? -2। सी प्लस डी की जगह यहाँ पे 2 थे लोग, सी प्लस डी, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी यहाँ एक ही है तो इसलिए एक ही लिया 2। ए प्लस स्मॉल बी के जैसे यहाँ कौन है? 1 प्लस 3। तो हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना है, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। आया मैडम अभी या नहीं? तो ये आ गया के सी इज इक्वल टू, ये पूरा कौन है? ये तो के पी है, 1 अपॉन आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के पी क्या हो गया? के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बोलो आया नहीं? मैथ्स लगाओ सर, ये उधर ले गए बस। तो रिलेशन हो गया बिटवीन के पी एंड
आर की वैल्यू इसमें आपने हमेशा 0.0831 यूज़ करनी है, ठीक है। कब? अगर प्रेशर किस में दिया है, बार्स में, ठीक है। और अगर डायमेंशन लेस दिया, के पी के सी का कोई यूनिट नहीं है, तो उस केस में तो आर आपको 0.0831, उसमें भी 0.0831 यूज़ करना। समझ गया क्या कह रहा हूँ भाई? एटमॉस्फेयर वर्ड यूज़ हुआ है तो एटमॉस्फेयर वाला 0.0821 यूज़ करना है। अगर कोई एटमॉस्फेयर बाहर कुछ यूज़ नहीं हुआ तो हमेशा अपने आप कौन सा यूज़ करना, 0.0831 वाला यूज़ करना। बोलो सर क्या कह रहे थे? बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स और के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नाम है, बस सी है तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस और पी है तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। के पी हमेशा, और क्या मैडम, पी तो प्रेशर तो गैसेस का ही होता है, ये तो बोला था। पी तो प्रेशर तो गैसेस का ही होता है। अगर मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया ए गैस है, बी गैस है और डी गैस है, सी गैस नहीं है, तो के सी के एक्सप्रेशन में तो ये सारे आएंगे, लेकिन के पी के एक्सप्रेशन में यहाँ से ये पी सी टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि वो तो गैस ही नहीं है, उसका तो प्रेशर ही नहीं है, वहाँ तो खाली पी डी पी ए पी बी रह जाएगा। नहीं होगा ना, अभी तो बता रहे जब रूल बनाया हमने तो कुछ सोच के बनाया होगा ना, रूल गलत कैसे हो जाएगा जब गैस नहीं है वहाँ। के पी के सी की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए के पी के सी सेम थोड़ी आ रहे हैं। इफ़ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 तो के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा उस केस में। कैसे? H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2HCl गैस। बताओ डेल्टा एन जी क्या होगा? तो यहाँ 0 डालो, ये टर्म गायब हो जाएगी पूरी, समथिंग टू द पावर 0 1 होता है ना, तो के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। और इफ़ डेल्टा एन जी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एन जी पॉजिटिव में आ रहा, तो के सी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के पी बन रहा, यानी के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। और इफ़ डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो के पी विल बी लेस देन के सी। हाँ या नहीं? अब डेल्टा एन जी नेगेटिव कब होगा, उसका एग्जाम्पल ये रहा N2 प्लस CH2 इस केस में डेल्टा एन जी नेगेटिव है या नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ -2 डालूँ तो के सी अपॉन आर टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ अगर -2 डाल दिया तो आर टी की पावर अगर -2 है तो इसका क्या मतलब है, के पी इज इक्वल टू के सी अपॉन आर टी का स्क्वायर। तो आर टी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो के पी छोटा नहीं हो जाएगा? आ गई तीनों बातें समझ? तो अब आपको एनसीईआरटी का कोई न्यूमेरिकल नहीं करना अभी। साइड बुक जो भी होगी उसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम छपा होगा इसी तरह हेडिंग। उसके बाद ये इन चीज़ों के ऊपर छोटे मोटे से 2-3 छोटे से क्वेश्चन छपे होंगे, सिर्फ 2-3, हद से 4 होंगे या 5 होंगे बस। वो छोटे से 4-5 क्वेश्चन करने, ठीक है। अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। गलत लिख गया हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। इज फिक्स्ड फॉर अ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। मैंने ये वाली रिएक्शन, ये वाली कर लो, 500 मोल से शुरू करी। सम्यक जी ने वाली रिएक्शन 200 मोल से शुरू करी। नंदिनी जी ने वाली रिएक्शन 20 और 20 से शुरू करी। अतिशय जी ने रिएक्शन 10 और ये 5 से शुरू करी, लेकिन सब ने सेम टेम्परेचर पे शुरू करी। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर सबका सेम है, गिवन टेम्परेचर फिक्स, तो सबके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही आएगा या अलग अलग आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत की कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी रही हो, ठीक है। रिएक्शन अगर सेम है और टेम्परेचर सेम है तो के की वैल्यू सेम ही रहेगी। इसका मतलब ये भी हुआ इनडायरेक्टली, अ रिएक्शन हैज़ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एट डिफरेंट temperatures
बोलो हाँ या नहीं। एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, कब? अलग अलग टेम्परेचर्स पे। इट्स वैल्यू इज नॉट इफेक्टेड बाय यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। समझा दिया था आज भी। कैटलिस्ट से तो बस क्या हुआ था, इनकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया था। और जब इनकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इनकी कंसंट्रेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो के की वैल्यू वही रहेगी या नहीं? इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n तो k डैश क्या हो जाएगा, k की पावर n। मतलब ये एक रिएक्शन थी N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका कैपिटल K क्या, NH3 की पावर 2, N2 की पावर 1, H2 की पावर 3। अब किसी ने आगे से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गई, 2N2 6H2 4NH3। कैपिटल के क्या हो गया, NH3 की पावर 4, N2 की पावर 2, H2 की पावर 6। बोलो हाँ या नहीं। अब थोड़ी सी मैथ्स लगा लो, क्या ये इस वाले के का होल स्क्वायर है? अब एक दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा उसका, हाफ N2 + 3/2 H2 इन इक्विलिब्रियम विद NH3। उसका के डबल डैश से डिनोट कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट दिखाने के लिए बस। क्या होगा यहाँ, NH3 यहाँ N2 की पावर हाफ और यहाँ H2 की पावर 3/2। अब ये देखना, ये इस पूरे का ये है क्या, इसका रूट कर दो पूरे का, ये बन जाएगा। तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे पावर बना दिया क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 2 हो गई, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करा तो इसकी पावर हाफ हो गई। तो इसका के अगर सपोज कर लो 5 है तो इसका के क्या होगा, 25, 5 का स्क्वायर। और इसका के क्या होगा, पावर हाफ, 5 की पावर हाफ √5। बोलो है या नहीं। अगर हमने एक रिएक्शन कराई किश्तों में, A + B गिव इन इक्विलिब्रियम विद C और C + D इन इक्विलिब्रियम विद X + Y, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या ये बनता है, A + B + D इन इक्विलिब्रियम विद X + Y। देखो ना ऐड करोगे तो ये दो, तो ये रिएक्शन जो है ना 2 स्टेप्स में हो रही है। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है, पहले A और B मिलके C बनता है, फिर C और D मिलके रिएक्शन ये है ओवरऑल। हो सकता है, बोलो। ABD नाम के 3 रिएक्टेंट्स XY बना रहे हैं, इसका कैपिटल K क्या होगा, हाँ या नहीं। इसका K क्या होगा, K1 से निकल रहा हूँ, C A B। और इसका K2 क्या होगा, X Y C D। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से बनी थी क्या ये, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को भी क्या करूँ, ऐड कर दूँ। तो जवाब है नो सर। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो जल्दी जल्दी करो दिमाग में, K1 × K2 = K बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब ये बन रहा है। तो कोई रिएक्शन अगर स्टेप्स में हो रही है ना, तो हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाओ, उन सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर तब आएगा। रिएक्शंस ऐड हो रही है लेकिन उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिख रहा है ना साफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो बनेगा ये। जब मल्टीप्लाई करोगे तो CC तो बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं। तो एक रिएक्शन 30 स्टेप में हो रही है मान लो, तो तीनों स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक का K1, एक स्टेप का K2, दूसरे का तीसरे का K3, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कब, इफ रिएक्शन इन 3 स्टेप्स। बोलो।